नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। सरकारें सटीक डेटा के बिना योजनाएं नहीं बना सकती। दैनिक भास्कर, चेतन भगत, अंग्रेजी के उपन्यासकार। पिछले दशक में भाजपा की सब बड़ी रणनीतिक उपलब्धियों में से एक हिंदू वोट को एकजुट करने की उसकी क्षमता रही। 2014 के बाद ऐसा लगा कि हिंदू आखिरकार एक साथ आ रहे हैं, जबकि ये आज़ादी के बाद से नहीं हुआ था। इससे निश्चित रूप से भाजपा को वोट शेयर में बढ़त मिली और चुनाव दर चुनाव उसका प्रदर्शन दूसरी पार्टियों के लिए ईर्ष्या का विषय बन गया। ये शाश्वत सत्य है कि अगर भाजपा के लिए बहुसंख्यक हिंदू वोट अटूट रहे तो कांग्रेस और उसके सहयोगी सत्ता में आने की उम्मीद नहीं कर सकते। यही कारण है कि 2024 के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद से ही कांग्रेस और उसके सहयोगी फिर से अपने पुराने फार्मूले को अमल में लाने के लिए कमर कस चुके हैं। जातिगत जनगणना के पक्ष और विपक्ष में बौद्धिक तर्क हो सकते हैं, लेकिन इसमें भला किसे संदेह होगा कि यह मूल रूप से राजनीतिक मुद्दा है। देश में जातिगत परिदृश्य को बेहतर ढंग से समझे तो न केवल ये पता लगाना जरूरी है कि किसी खास जाति के लोग कितने हैं, बल्कि उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में भी मालूम करना उतना ही आवश्यक है। उदाहरण के लिए कितने कितने लोगों के पास कारें हैं, कितनों के पास दोपहिया वाहन है, वे किस स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वे कहाँ और कैसे घरों में रहते हैं, उनकी औसत आयु क्या है। ऐसे सवालों के जवाब बेहद मूल्यवान डेटा को सामने लाएंगे। यह डेटा आरक्षण सहित विभिन्न जाति आधारित कल्याणकारी उपायों में प्रबंधन में मदद करेगा। भारत अभी भी सीमित संसाधनों वाला एक कम आय वर्ग का देश है। फिर भी हम जो कुछ भी हमारे पास है उसी के साथ संसाधनों को वंचित वर्गों में पुनर्वितरित करने और अपनी ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर हमारे मौजूदा उपाय पुराने डेटा पर आधारित होंगे तो बहुत संभव है कि हम अपने संसाधनों को बर्बाद कर रहे होंगे, क्योंकि तब हम वंचित समुदायों तक लाभ नहीं पहुंचा पाएंगे। हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहां डेटा का उपयोग हर चीज़ को अनुकूलित करने के लिए किया जाता है। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए भी सटीक डेटा होना बहुत जरूरी है। जातिगत जनगणना के कुछ नुकसान भी हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान यह है कि ये तमाम कवायदें अंततः जाति व्यवस्था को जीवित रखती हैं। एक समाज के रूप में हमारा अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? अधिकतम आरक्षण प्राप्त करना या एक ऐसा समाज बनाना जहां कोई जातियां नहीं होगी? इन सवालों के जवाब आसान नहीं, लेकिन यह साफ है कि जब तक जाति आधारित आरक्षण मौजूद है तब तक जाति आधारित सामाजिक आर्थिक डेटा का होना भी जरूरी है। लेकिन ये सब तो तार्किक बातें हुई। अंतिम निष्कर्ष में तो यह कवायद राजनीति के लिए ही है। जैसे राम मंदिर और अनुच्छेद 370 के मुद्दों ने हिंदू वोटों को मजबूत करने में मदद की है, उसी तरह जातिगत जनगणना हिंदू वोटों में सेंध लगाने की जरूरत है। अब जातिगत जनगणना के आंकड़े आखिरकार जारी किए जाएंगे तो विभिन्न जातियों और समुदायों के बारे में पुख्ता जानकारियां सामने आएंगी। कुछ उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, जो कि होनी भी चाहिए। खासकर अगर आरक्षण कारगर रहा हो तो वही कुछ अन्य का प्रदर्शन खराब हो सकता है। डेटा हमेशा नीतिगत फेरबदल की ओर इशारा करेगा, जिसका मतलब है कुछ जातियों को फायदा होगा और कुछ को नुकसान। व्यापक स्तर पर इसका मतलब यह हो सकता है कि हमारे पास और अधिक आरक्षण होगा जो उच्च जातियों को परेशान करेगा, या हमें कुछ ऐसी निचली जातियों के बारे में पता चल सकता है जो शायद कुछ उच्च जातियों से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। यह सब चर्चाओं, बहसों भ्रम को जन्म देगा, लेकिन इसका अंतिम निष्कर्ष हिंदू वोटों का विभाजन ही है। और यही कारण है कि भाजपा इससे अचकचा रही है। रोजगार के अवसर बढ़ाने की चुनौती। दैनिक जागरण, गौरव बल्लभ, लेखक, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ एवं भाजपा नेता हैं। रोजगार सृजन एक ऐसी चुनौती है जिससे दुनिया के लगभग सभी देश जूझ रहे हैं। चूँकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और युवाओं वाला देश है, तो भारत के लिए ये चुनौती और बड़ी हो जाती है। सरकार इसे भली बात समझती है, उसने कुछ प्रयास भी किए हैं, उनके अनुकूल परिणाम भी सामने आए। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से लेकर रिजर्व बैंक, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ एवं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के समय समय पर आने वाले आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं। इसका उल्लेखनीय तथ्य को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि युवा वर्ग 15 से 29 आयु वर्ग में 2017-18 के दौरान जो बेरोजगारी दर 17.8% थी, वह 2022-23 में घटकर 10% रह गई है। समग्र बेरोजगारी दर भी 2022-23 में अपने निम्नतम पड़ाव 3.2% पर आ गई है। रोजगार के अन्य संकेतक भी सुधार की राह पर हैं। भविष्य निधि में योगदान देने वाले सदस्यों की संख्या 2018 से 20% से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक दर 2018 से 20% से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने पर है। संगठित क्षेत्र में बढ़ते अवसरों से और रोजगारों का औपचारीकरण भी हो रहा है। इसके बावजूद अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि 2041 तक भारत में उपलब्ध कामकाजी आबादी का स्तर चरम पर पहुंच जाएगा। इतनी बड़ी आबादी के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना आसान तो नहीं, लेकिन आसान बनाया जा सकता है। इसके लिए कुछ उपाय करने होंगे। सबसे पहले तो ये सुनिश्चित करना कि हर साल कार्यबल में शामिल होने वाले युवाओं की बड़ी संख्या को खपाने के लिए पर्याप्त नौकरियां पैदा की जाएं। और दूसरा यह कि युवा जो नौकरी पाना चाहते हैं, क्या वे उसके लिए आवश्यक कौशल से लैस हैं भी या नहीं।
केंद्र सरकार इन दोनों पहलुओं के समाधान की दिशा में प्रयासरत है। इसका आभास हालिया बजट से ही मिला। बजट में कौशल विकास, रोजगार सृजन और एमएसएमई पर फोकस किया। इससे जुड़ी विभिन्न पहल एक मजबूत और समावेशी रोजगार तंत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार के रणनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। इन कार्यक्रमों में इंटर्नशिप योजना की खासी चर्चा है, जिसके अंतर्गत युवा स्नातक शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के माध्यम से अनुभव हासिल करेंगे। 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए तैयार किए गए इस कार्यक्रम में युवाओं को 5,000 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। भत्ते के लिए सरकार प्रतिवर्ष 54,000 और आकस्मिक खर्चों के लिए अतिरिक्त 6,000 रुपये भुगतान करेगी, जबकि कंपनियां अपने CSR फंड से 6,000 रुपये वार्षिक योगदान देंगी। प्रशिक्षण की लागत भी कंपनियां ही वहन करेंगी। ये व्यवहारिक अनुभव युवाओं की रोजगार क्षमता और नौकरी के लिए तैयारी को व्यापक और सार्थक रूप में बढ़ाने में मददगार होगा। यह 1 करोड़ स्किल्ड युवा शक्ति देश के 6.4 करोड़ MSME उद्योग के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति के पूल का भी काम करेगी। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि फिलहाल कुल रोजगार प्रदान करने में MSME की हिस्सेदारी 62% की है। अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में यह आंकड़ा 77% तक है। 1 वर्ष की इंटर्नशिप पूरी करने के बाद पहली बार नौकरी चाहने वाला युवा स्कीम ए के माध्यम से कार्यबल में प्रवेश कर सकता है। इसमें उन्हें 3 किस्तों में वितरित 15,000 रुपये तक की सब्सिडी सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। यह पहल युवा प्रतिभाओं को संगठित क्षेत्र से जोड़ेगी। इससे अनौपचारिक नौकरियों पर निर्भरता कम होगी, जिससे अस्थिरता और अनिश्चितता कहीं ज़्यादा होती है। इसी कड़ी में स्कीम बी के तहत विनिर्माण कंपनियों को जोड़ा गया है। यह योजना विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन को लक्षित करती है, जो नियोक्ता और कर्मचारियों दोनों को वित्तीय प्रोत्साहन देती है। 4 वर्षों के संरचित प्रोत्साहन वाली इस योजना में सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाला लाभ नियोक्ता और कर्मचारी के बीच समान रूप से साझा किया जाएगा। यह योजना भी अल्पकालिक भर्ती के बजाय निरंतर एवं स्थायी रोजगार को बढ़ावा देने वाली है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नियोक्ताओं को कम से कम 50 नए कर्मचारियों या पिछले वर्ष के EPFO नामांकित कर्मचारियों के 25% इनमें जो भी कम हो को नियुक्त करना होगा। इसी तरह स्कीम से नियोक्ताओं को और अधिक समर्थन देने के लिए नियुक्त किए गए प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए उनके EPFO योगदान में 2 साल के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपये तक योगदान देगी। नियोक्ताओं के लिए अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करना आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने वाली ये योजना विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार वृद्धि को बढ़ावा देगी। इससे अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रभाव उत्पन्न होगा। इनसे जहां उपभोक्ता खर्च बढ़ेगा, वहीं आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी और नौकरियां सृजित होंगी। चूँकि रोजगार सृजन में कौशल विकास एक अहम कड़ी है, तो सरकार ने इस ओर भी पर्याप्त ध्यान देने का प्रयास किया है। ऐसे प्रयासों के अंतर्गत राज्य सरकारों और उद्योग जगत के सहयोग से 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों वाली ITI का उन्नयन यह सुनिश्चित करेगा कि कामकाजी आबादी को नई जरूरतों के अनुरूप तराशा जाए। 5 वर्षों के दौरान 60,000 करोड़ रुपए की यह योजना पहल परिणाम आधारित शिक्षा और उद्योग विशिष्ट कौशल पर केंद्रित है। स्पष्ट है कि इंटर्नशिप, वेतन सब्सिडी, नियोक्ता प्रोत्साहन और निरंतर रोजगार सृजन सहित एक व्यापक मॉडल के माध्यम से सरकार रोजगार आकांक्षियों और नियोक्ता दोनों पक्षों के बीच संतुलन साधने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इससे रोजगार टिकाऊ और उनकी प्रकृति संगठित स्वरूप वाली होगी। ये उपाय रोजगार चुनौतियों का समाधान करते हुए लाखों भारतीयों की आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक बनकर एक समृद्ध और समावेशी अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करते हैं। धन्यवाद।